हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एवरनाइट के लेटेस्ट एपिसोड को। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा वो जाकर उसे पहले देख ले, क्योंकि उस एपिसोड को देखने के बाद ही आपको ये एपिसोड ज्यादा समझ आएगा। तो अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हम निंक्यू को देखते हैं जो अभी अभी आराम करके उठा था, जिसके बाद वो कुछ खाने के लिए बाहर जाने लगा। वहीं सांग सांग सो रही थी क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसने बहुत ज्यादा काम किया था, इसलिए वो थक गई है। अब बाहर एक बंदा कुछ खाने पीने का सामान बेच रहा था, इसलिए निंक्यू उसके पास आ जाता है और उससे एक कटोरा नूडल्स मांगने लगा और साथ ही में वो उसे बताता है कि अब से वो उसका पड़ोसी है। जो सुन के ये बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज था, मगर तभी वो निंक्यू की बात को समझ जाता है और कहने लगता है कि अच्छा, तो तुमने इस स्टोर को रेंट पे लिया है। यकीन नहीं होता कि किसी ने इस स्टोर को रेंट पे ले लिया, जिसपे निंक्यू कहने लगता है कि उसने एडवांस में ही 3 महीने का रेंट पहले से ही पे कर दिया है। जो सुन के तो ये बंदा और ज्यादा हैरान हो गया था। वो निंक्यू को एक बेवकूफ की तरह देखने लगा, जिस चीज पर निंक्यू का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि तभी इस बंदे ने निंक्यू को उसका नूडल्स दे दिया। इसी बीच पीछे की तरफ निंक्यू के स्टोर में कोई आ जाता है। यहाँ अब निंक्यू अपने गरम गरम नूडल्स को लेके वापस स्टोर की ओर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो स्टोर के अंदर एक बंदे को देखता है वैसे ही वो नूडल्स नहीं खाता, उल्टा वो इस बंदे को घूर घूर के देखने लगता है। इस बंदे के बाल लंबे और खुले हुए थे और उसके हाथ में एक सॉर्ड भी है। तभी ये बंदा मुड़ते हुए निंक्यू को शॉपकीपर कह चुका, जो बात शायद यहाँ पे निंक्यू को जरा भी पसंद नहीं आती। इसलिए वो कहने लगता है कि भला तुम शॉपकीपर किसे कह रहे हो? मैं यहाँ काम करने वाला नहीं, यहाँ का ओनर हूँ, इसलिए तुमने मुझे शॉपकीपर के बजाय बॉस कहना चाहिए था। वैसे भी अगर तुम्हारे हाथ में सॉर्ड है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें सॉर्ड स्कम कहूंगा। क्या मैंने तुम्हें सॉर्ड स्कम कहा जो तुम मुझे शॉपकीपर कह रहे हो? सॉर्ड स्कम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक ऐसा बंदा जो अपने पास हमेशा तलवार लेके घूमता है और हवाबाजी करता है, मगर असल में उसके पास सॉर्ड स्किल्स बिल्कुल भी नहीं होती। सीधा सीधा कहूँ तो वो एक यूजलेस सॉर्ड्समैन होता है। निंक्यू की बातों का ये बंदा जरा भी बुरा नहीं मानता, उल्टा वो मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि ठीक है, मैं समझ गया। जो कहने के बाद वो निंक्यू से सवाल करते हुए पूछने लगा कि वैसे तुमने ये शॉप क्यों रेंट पे लिया? तुम्हें इस शॉप में ऐसा क्या खास दिखा जो तुमने इसे रेंट पे ले लिया? इस बात को सुन के निंक्यू जवाब देता है कि मैंने ये शॉप रेंट पे इसलिए लिया क्योंकि ये रोड के सामने है और तो और इसके साथ मुझे रहने के लिए घर भी मिल रहा है, ऊपर से इसका रेंट भी कम है, तो भला मैं ऐसी डील को कैसे ठुकरा सकता हूँ? निंक्यू की बात सुन के ये बंदा कहने लगता है कि अच्छा, तो ये वजह है। वैसे क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि गली में बाकी के जितने भी शॉप्स है वो बंद क्यों है? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा? चलो मैं ही तुम्हें इसकी वजह बता देता हूँ। दरअसल गवर्नमेंट अपने स्टोर हाउसेस को एक्सपांड कर रही है, इसलिए वो इस स्ट्रीट को रिक्लेम करने वाली है। मसला ये नहीं कि ये स्ट्रीट गवर्नमेंट की हो जाएगी, मसला ये है कि इस स्ट्रीट की गवर्नमेंट कम प्राइस दे रही है। इन सब के बावजूद भी तुमने ये शॉप रेंट पे लिया, वो भी पूरे 3 महीने के लिए। जो सब सुन के निंक्यू इस बंदे से सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? निंक्यू के सवाल को सुन के ये बंदा मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि मुझे इतना सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि मैं इस गली में मौजूद सभी स्टोर्स का मालिक हूँ। अब जैसे ही निंक्यू को पता चला कि ये बंदा और कोई नहीं उसका लैंडलॉर्ड है, तो वो तुरंत ही हैरानी के साथ उठ खड़ा हुआ और उतने में ही यहाँ पे सांग सांग भी आ चुकी, जो निंक्यू से पूछने लगी कि भला आप किससे बात कर रहे हो? तो निंक्यू कहने लगा कि हमारे यहाँ पे एक मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मेहमान की खातिरदारी के लिए तैयार हो जाओ। निंक्यू की बात सुन के सांग सांग पूछने लगी कि भला आप कैसे मेहमान की बात कर रहे हो? तो निंक्यू से बताने लगता है कि ये मेहमान और कोई नहीं हमारे लैंडलॉर्ड है, इसलिए हमें उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। जो कहने के बाद वो कहने लगता है कि लैंडलॉर्ड इस गली के सभी शॉप्स को ओन करते हैं, इसलिए यकीनन उनका बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं होगा। वैसे आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हम दोनों आपके इस दुकान को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, साथ ही साथ आपके इस दुकान का अच्छे से ख्याल भी रखेंगे। जो सुन के लैंडलॉर्ड कहने लगते हैं कि तुम एक कमाल के बंदे हो, इसलिए पहले 3 महीने का रेंट मैं तुमसे नहीं लूंगा। जो कहने के बाद वो निंक्यू को उसका रेंट लौटा देते हैं। ये देख के तो निंक्यू काफी ज्यादा खुश हो चुका था। उतने में ही लैंडलॉर्ड यहाँ से जाते हुए कहने लगे कि मेरे रहते हुए तुम्हें इस जगह पे कोई भी परेशान नहीं करेगा, इसलिए बेफिक्र रहना। लैंडलॉर्ड के इस गेस्चर को देख के निंक्यू और सांग सांग तो खुश थे। इसी के साथ अब हमें रात के वक्त कुछ सोल्जर्स को दिखाया गया जो एक बंदे का पीछा कर रहे थे। ये बंदा और कोई नहीं निंक्यू का पहला दोस्त जाउअर था। वहीं दूसरी तरफ निंक्यू लेटे लेटे सांग सांग को एक प्लेट प्लेन नूडल्स बनाने को कहने लगा। वो कहने लगता है कि मुझे भूख लग रही है, इसलिए जल्दी करना। जो सुन के सांग सांग कहने लगी अभी शाम को ही तो आपने नूडल्स खाया था, फिर दोबारा से आपको कैसे भूख लग गई? जिसपे निंक्यू कहने लगता है कि वो तो मैंने शाम को खाया था, अभी तो रात हो चुकी है, इसलिए भूख लगना तो वाज़ेह है। वैसे भी काम करने वाले बंदे को जल्दी जल्दी भूख लगती ही है। जो सुन के सांग सांग निंक्यू के लिए नूडल्स बनाने चली गई। अब कुछ देर बाद यहाँ पे झाओ आ चुका। झाओ की हालत इस जगह पे काफी ज्यादा
ज्यादा खराब थी, वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड था, उसके हाथों से भी खून निकल रहा था। अब वो निंक्यू के स्टोर के पास आ चुका। तभी उसे अंदर से निंक्यू की आवाज आई जो सांगसंग से कह रहा था कि भला तुमने प्लेन नूडल्स क्यों बनाया, जिसपे सांगसंग कहने लगी कि अभी तो आपने कहा था कि आपको प्लेन नूडल्स चाहिए। सांगसंग की बात सुनकर निंक्यू कहने लग चुका कि अच्छा तो ये मैंने कहा था, क्या सच में मैं ऐसा कह सकता हूँ? मुझे लगता है कि मैंने ही कहा होगा। जो कहने के बाद वो कहने लगता है कि नूडल्स में थोड़ा मीट तो डाल देती, मुझे बिना नूट के ये नूडल नूडल नहीं लग रहा। जिसपे सांगसंग जवाब देती है कि आज मैं पूरे दिन बिजी थी, जिस वजह से मैं ग्रोसरीज भी खरीदने नहीं गई, तो भला मैं आपके लिए मीट कैसे लाती। ये सब झाओ दरवाजे से सुन रहा था और फिर वो यहीं दरवाजे पे ही बैठ जाता है। दरअसल झाओ इस मामले में निंक्यू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो यहीं पर बैठ चुका है। उसके हाथ में एक नोट भी था। उतने में ही सोल्जर्स झाओ को ढूंढते हुए इस गली में आ गए, जिस वजह से झाओ तुरंत ही अपने पास के नोट को निंक्यू के स्टोर में डाल चुका। फिर वो तुरंत ही यहाँ से भागने लगता है। यहाँ पे झाओ छुपने के लिए निंक्यू से हेल्प मांग सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपने पहले दोस्त को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। वो जानता है कि निंक्यू ने जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ सहा है। बाहर के शोर शराबे को निंक्यू और सांगसंग भी सुन लेते हैं। फिलहाल इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। उसे आवाज आ रही थी कि सोल्जर्स किसी जासूस को ढूंढ रहे हैं, इसलिए निंक्यू फौरन ही बाहर क्या चल रहा है देखने के लिए निकल पड़ा। इधर बाहर की तरफ सोल्जर्स झाओ को कसरत से ढूंढ रहे थे। निंक्यू ने जैसे ही इन सोल्जर्स को जाते हुए देखा, वैसे ही वो भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ा। इधर झाओ तो इन सोल्जर्स से अभी तक भी भाग ही रहा था। तभी हम यहाँ पे एक कल्टीवेटर को आते हुए देखते हैं, जो तुरंत ही अपने फ्लाइंग शॉट का यूज करते हुए झाओ पे हमला कर देता है। इस अटैक के बारे में झाओ को कुछ भी नहीं पता था, इस वजह से वो इस अटैक को डॉज भी नहीं कर पाया और तुरंत ही अटैक हिट होने की वजह से मारा गया। उसे तो यहाँ पे तड़पने का भी मौका नहीं मिलता। इधर झाओ को मारने के बाद ये बंदा मुस्कुरा रहा था। तभी झाओ की डेड बॉडी के पास सोल्जर्स भी आ गए और उन्होंने झाओ की डेथ को कंफर्म कर दिया। साथ ही साथ वो आसपास भी अच्छे से तलाशी लेने लगे। यहाँ निंक्यू के साथ साथ काफी सारी भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। निंक्यू तो झाओ की डेड बॉडी को देख के बस खामोश खड़ा था। इधर एक बंदा अपने लॉर्ड को झाओ के बारे में बता देता है, तो ये बंदा कहने लगता है कि ये कमीना साला मुझसे गद्दारी करने चला था। इसकी बात सुन के पीछे खड़ा कल्टीवेटर फिर से मुस्कुरा चुका। दरअसल ये लॉर्ड इंपीरियल कोर्ट का एक ऑफिशियल था। अब सोल्जर्स झाओ की डेड बॉडी को घसीटते हुए लेके जाने लगे, जो देख के यहाँ पे निंक्यू को बुरा लग रहा था। साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और अब उसे यहाँ पे झाओ के साथ बिताए हुए पल भी याद आने लगे कि कैसे पहली मर्तबा वो मिले और कैसे आखिरी मर्तबा उन्होंने वाइन पिया, वो भी पहली बार। निंक्यू अपने दोस्त की इस हालत को देख के जरा भी खुश नहीं था। वो झाओ के लिए बुरा फील कर रहा था। निंक्यू ने कभी भी अपने दोस्त का यह हाल देखने की उम्मीद नहीं की थी। इस अचानक हुए इंसिडेंट की वजह से निंक्यू थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था। वो अपने घर में आने के बाद भी यही सोच रहा था, इवन कि उसने प्लेन नूडल भी नहीं खाया। तभी सांगसंग अपने साथ झाओ का नोट लेके आ चुकी और वो निंक्यू को इस बारे में बताने लगी। वो बताने लगती है कि ये नोट उसे दरवाजे पे मिला, जो सुन के निंक्यू इस नोट को ले लेता है और फिर वो इसे देखने लगा। इसमें कुछ ऑफिशियल्स के नाम लिखे हुए थे, जिन्हें देखने के बाद निंक्यू कहने लगता है कि हम दोनों झाओ के साथ बस हफ्ता 2 हफ्ता ही रहे हैं, मगर फिर भी वो खुद को मेरा पहला दोस्त बताता था। असल में पास्ट में हमने बस कुछ लेटर्स एक्सचेंज किए थे और साथ ही में थोड़ी सी ड्रिंक भी पिया था। हम दोनों जितने क्लोज दिखते हैं उतने है नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसे इस हाल में नहीं देखना चाहता था। मुझे यहाँ पे उसकी आत्मा के शांति के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं। जो कहने के बाद वो झाओ से कहने लगा कि तुमने ये मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। उसके इसी बात के साथ हमारा ये सीन यहीं पे कट हो चुका और अगले दिन निंक्यू मार्केट में नूडल्स खाने आ जाता है। अभी निंक्यू का नूडल्स आया ही था कि तभी उसे सामने की ओर वही बंदा दिखा जो कल रात झाओ को गद्दार बोल रहा था और वो यहाँ पे कैरिज से निकल के एक घर की ओर जा रहा था। साथ ही साथ वो अपनी सर्वेंट को छेड़ भी रहा था। ये सर्वेंट कल रात को भी इस बंदे के साथ थी। ये सब देख के निंक्यू कहने लग चुका कि क्या कोइंसिडेंस है, उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा मुझे यहाँ मिलेगा, कहीं ये नोट में मौजूद झांगी की तो नहीं। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी टेबल पे बैठा हुआ बंदा पूछने लगा कि आखिर तुम इतने देर से वहाँ क्या देख रहे हो। जिसपे निंक्यू कहने लगता है कि कुछ नहीं, मैं बस ब्यूटीज को देख रहा हूँ। जो सुनते साथ ही ये बंदा पीछे मुड़ के देखने लगा तो उसे वहाँ पे सर्वेंट दिखी, इसलिए वो कहने लगा कि सच में ये तो खूबसूरत है। अच्छा अब समझ आया, तुम्हें इस टाइप की खूबसूरती पसंद है। जिसपे निंक्यू कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मुझे ऐसी ही खूबसूरती पसंद है। तो ये बंदा कहने लगा कि अगर ऐसा है तो तुम सही आदमी के साथ बैठे हो। मैं इस जगह पे दशकों से हूँ, इसलिए मैंने काउंटलेस खूबसूरत वुमेन्स को देखा है। जो सुनते ही निंक्यू इस बंदे को अपना नूडल्स दे चुका, जिस वजह से ये बंदा अब यहाँ पे निंक्यू की भी तारीफ करने लगता है। वो कहने
लगता है कि तुम हैंडसम के साथ साथ काफी दिलदार भी हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए एक सूटेबल प्लेस बताता हूँ। तुम्हारे कैरेक्टर को देखते हुए तुम्हें ना पिंकांग डिस्ट्रिक्ट के म्यूजिक हाउस को विजिट करना चाहिए। म्यूजिक हाउसेस तुम्हारे लिए पैराडाइज साबित हो सकते हैं। क्या पता तुम्हें वहाँ पे वो भी मिल जाए जो तुम ढूंढ रहे हो। जो सुन के निंक्यू कहने लगता है कि हाँ बड़े भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपके कहने पर जरूर एक मर्तबा वहाँ जाऊंगा। जो कहने के बाद वो रात को घर आ चुका, जहाँ उसने सांगसंग से पैसे मांगे ताकि वो म्यूजिक हाउस जा सके, लेकिन सांगसंग तो उसे बस 2 ही कॉपर कॉइन्स देती है। इसलिए निंक्यू कहने लगता है कि बस इतना ही, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। तो सांगसंग निंक्यू को जवाब देती है कि अभी उसने बहुत सारे सामान खरीदने हैं जिसके लिए उसे पैसे चाहिए होंगे, इसलिए वो अभी के लिए बस इतना ही दे सकती है। जो सुन के निंक्यू सांगसंग को बताने लगा कि झांगी की एक नंबर का ठरकी है, मगर उसकी वाइफ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो छुप छुपा के म्यूजिक हाउस जाता है। अगर उसके बारे में मुझे इन्वेस्टिगेट करना है तो म्यूजिक हाउस जाना ही पड़ेगा। जो सुन के सांगसंग हैरान हो चुकी, वो निंक्यू से पूछने लगी कि आप सच में म्यूजिक हाउस जाना चाहते हो, जिसपे निंक्यू कहने लग चुका कि चांगान में ज्यादा म्यूजिक हाउसेस नहीं है, इसलिए वो उसे आसानी से ढूंढ सकता है। वैसे क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी कि अगर किसी टाइगर को कैप्चर करना है तो पहले उसके गुफा में जाना होगा। जो सब सुन के सांगसंग निंक्यू से कहने लगती है कि झांगी की इंपीरियल कोर्ट का एक ऑफिशियल है, तो क्या सच में आप उससे पंगा लोगे? एक मर्तबा आपको दोबारा से सोच लेना चाहिए। जिसपे निंक्यू कहने लगता है कि मैं इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता था, मगर झाओ के लिए मुझे इस मैदान में उतरना ही पड़ेगा। एक मर्तबा ये मामला सेट हो जाए फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कहने के बाद हमें चांगन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां लोग अपने काम में मस्त थे। यहाँ 2 बच्चे पानी में अपने लोटस जैसे कंदील को छोड़ देते हैं। ये पूरा शहर आज के दिन काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि आसमान में काफी सारे चमकदार लालटेन उड़ रहे थे। तभी हमें यहाँ पे नाव में सवार होकर निंक्यू आते हुए दिखता है। उतने में ही हमें म्यूजिक हाउस के बाहर महिलाओं का एक ग्रुप नाच गाना करते हुए दिखाया गया। यहाँ जो सेंटर में लेडी डांस कर रही थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ऊपर से उसका ये प्यारा सा डांस जो उसकी खूबसूरती में और ज्यादा 4 चांद लगा रहा था। इवन की निंक्यू भी इस लेडी की खूबसूरती में खो गया था। वो इस लेडी के ऊपर से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था, और अब वो कहने लग चुका कि सच में उस बंदे ने बिल्कुल सही कहा था, ये जगह तो वाकई में कमाल की है। जो सब कहते हुए और लेडी का डांस देखते हुए निंक्यू म्यूजिक हाउस के अंदर आ जाता है। म्यूजिक हाउस के अंदर भी नाच गाना चल रहा था। यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा रंगीन था। हर जगह बस अय्याश लोग भरे पड़े थे। ये अय्याश लोग अपने अपने टाइप के बंदियों के साथ मगन थे। एक बंदा तो अपनी बंदी के साथ चलते हुए निंक्यू को धक्का दे देता है और उल्टा निंक्यू को ही खड़ी खोटी सुनाने लगता है। वो निंक्यू को यहाँ पे अंधा वगैरह कहने लग चुका, मगर निंक्यू अपनी गलती ना रहने के बावजूद भी इस बंदे पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो यहाँ पे एक जरूरी काम से आया है, इसलिए वो यहाँ पे यूं ही किसी से झगड़ नहीं सकता। तभी निंक्यू के सामने एक बड़ा ही स्टाइलिश बंदा आ चुका। वो निंक्यू से प्यार से पूछने लगा कि क्या वो गलत जगह पे आ गया है, जिसपे निंक्यू कहने लगता है कि नहीं, वो सही जगह पे आया है। जो सुनते ही ये बंदा कहने लग चुका, इंटरेस्टिंग, क्या तुम ऐसी जगह पे पहली बार आए हो? तो निंक्यू हाँ में जवाब देता है। जो सुन के ये बंदा कहने लगा कि चलो इधर मेरे पीछे आओ। यहाँ कुछ लोग रुक के निंक्यू को ही देख रहे थे, क्योंकि निंक्यू यहाँ पे पहली बार आया है। साथ ही साथ निंक्यू का हुलिया भी यहाँ मौजूद लोगों से अलग था, तो अब इसीलिए ये बंदा उन सभी को यहाँ से भगा चुका। वो कहने लगा जाकर अपना काम करो, यहाँ पे क्या घूर रहे हो? अब आगे जाते हुए एक बंदा इस बंदे के पास यंग मास्टर चू कहते हुए आ चुका। वो यंग मास्टर से पूछने लगा कि वो उसकी क्या खिदमत कर सकता है। तो यंग मास्टर कहने लग चुका कि मेरे इस दोस्त के लिए वाइन का इंतजाम करो और उसका बिल मैं दूंगा। फिर हाँ, मेरे दोस्त को म्यूजिक हाउस घुमाना मत भूलना। जो सुन के ये बंदा कहने लगा जो हुकुम मेरे यंग मास्टर। अब इधर यंग मास्टर निंक्यू को म्यूजिक हाउस के बारे में बताते हुए कहने लगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक हाउस है, इसलिए यहाँ की जो लड़कियां है वो टॉप नॉच है, ना सिर्फ ब्यूटी में बल्कि टैलेंट में भी। अभी यंग मास्टर का ये कहना ही था कि तभी कुछ लड़कियां निंक्यू को देख के कहने लगी कि आखिर ये बंदा है कौन? इतना हैंडसम बंदा मैंने आज से पहले यंग मास्टर चू के साथ नहीं देखा। अब ये लड़कियां यहाँ पे ये कह ही रही थी कि तभी हम यंग मास्टर को देखते हैं। जो निंक्यू से कहने लगा कि देखो अगर तुम्हें यहाँ पे अपने टाइप की कोई मिल जाए तो मुझे बता देना। जो सुन के निंक्यू कहने लग चुका कि वो ऐसी जगह पे पहली बार आया है, इसलिए वो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना चाहता, वो इस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहता है। जो सुन के यंग मास्टर कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी यहाँ पे एक लड़की आ गई जो निंक्यू से कहने लगी कि आपसे मिस्ट्रेस जियान मिलना चाहती है। ये सुन के यंग मास्टर तो काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो इस म्यूजिक हाउस की लीडर थी। अब वो निंक्यू से कहने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा लकी हो जो पहली बार में ही
मिस्ट्रेस जियान ने तुम्हें मिलने बुला लिया। देखो वो इस म्यूजिक हाउस की लीडर है, इसलिए जरा उनसे अच्छे से पेश आना। चलो अब तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जो कहने के बाद यंग मास्टर चू चला गया और ये लड़की निंक्यू को अपने साथ लेके जाने लगी। वहीं ऊपर की तरफ हम लैंडलॉर्ड को भी देखते हैं, जो निंक्यू को इस लड़की के साथ जाते हुए देख लेते हैं। तभी एक बंदा लैंडलॉर्ड को बताने लगा कि प्रिंस आपके मुंतजिर है, जो सुनकर लैंडलॉर्ड प्रिंस से मिलने के लिए चले गए। इस बात से पता चलता है कि लैंडलॉर्ड का बैकग्राउंड वाकई में काफी गहरा है। अब दूसरी तरफ निंक्यू इस लड़की के साथ मिस्ट्रेस जियान के घर के पास आ चुका। अब ये लड़की निंक्यू को अंदर बेच के खुद बाहर खड़ी रह चुकी। अंदर आने के बाद निंक्यू ने देखा कि एक औरत फूलों की पत्तियों को कट कर रही है। दरअसल ये औरत और कोई नहीं, लीडर जियान थी। इसलिए निंक्यू यहाँ पे एक गहरी सांस लेते हुए कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, लेकिन अगर मेरे लायक कोई काम होगा तो मैं जरूर करूंगा। जो सुन के लेडी जियान पीछे मुड़ के निंक्यू से कहने लगी कि ज्यादा घाई मत करो, हम अभी अभी ही तो मिले हैं, इसलिए जरा अपने बारे में तो बताओ, आखिर इस यंग हैंडसम बॉय का नाम क्या है। लेडी जियान के ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना।